नमस्कार, मेरा नाम सागर सक्सेना है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे पास CITS में पढ़ाने का 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। तो चलिए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर पे। और आज का जो लेक्चर है वो है मगध एम्पायर के ऊपर। ठीक है, ये लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास स्टार्ट हुआ था। जो भी इसकी स्टोरी है मगध एम्पायर की, वो 6th सेंचुरी BC के आसपास की है। तो इस टाइम जो मगध एम्पायर था, तो उसके साथ ही साथ कई सारे और भी राज्य इंडिया में उस टाइम थे, लेकिन उसमें जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे मेन आगे चल के जो एम्पायर निकला, वो था मगध एम्पायर, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आगे। अब जो 6th सेंचुरी BC थी, उस टाइम जो है आयरन का यूज़ होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा इसका मतलब इसकी खुदाई करना और इसका बने हथियारों का और बिल्डिंगों का और सब जगह आयरन का यूज़, काफ़ी ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका था। तो उसकी वजह से कई सारे जो हैं जो राज्य थे, उन्होंने अपना टेरिटोरियल जो बेस था उसको जो है और बड़ा बनाने की कोशिश करी कि जो भी हमारा साम्राज्य है उसको और कैसे फैलाया जाए। तो इसमें आयरन का खोज और उसकी खुदाई और उससे बनने वाले चीज़ें, इसका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल था जो बाकी साम्राज्य है उनका आगे बढ़ने का। उस टाइम पे 16 महाजनपद थे, जिसमें से 4 जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। एक था मगध, वत्स, अवंती और कौशल। डिटेल में मैप में देख लेते हैं। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि उस टाइम 16 जो महाजनपद थे वो कहाँ कहाँ पे थे। पॉज करके एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे कि गांधार, ये ऊपर के साइड था, कश्मीर के साइड, और वहीं पे एक और था कंबोज, कुरु, मत्स्य, सुरासेना, अवंती, सेदी, वत्स, काशी, माला, ब्रिज, मगध, अंग, पांचाल, कौशल। तो ये 16 महाजनपद हैं जो उस टाइम के मैप के हिसाब से लगभग इसी एरिया के आसपास थे। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो मगध जो था राज्य, तो वहाँ पर सबसे पहली डायनेस्टी आई, सबसे पहले जिसका साम्राज्य आया वो था हर्यन का। उन लोगों का साम्राज्य आया। बिम्बिसारा जो थे इसके फाउंडर थे, इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना करी थी। जो उनकी राजधानी थी वो थी राजगीर में। बिम्बिसारा के बाद इनका बेटा जो है वो आगे चल के राजा बन जाता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राजा होता है। और इसी के टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो होती है। हर्यनकास के बाद जो साम्राज्य आता है वो है शिशुनाग। इसकी स्थापना जो थी शिशुनाग ने करी थी, और ये वैशाली के पास था। यह वैशाली में था। इन्होंने अवंती को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इनका बेटा आगे चल के जो था काल अशोक, उसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इसके बाद जो साम्राज्य आया था वो था नंदास। इसकी स्थापना करी थी महापद्मनंदा ने, और एक तरह से इन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया को जो है, जितना एरिया आप देख पा रहे हैं, इसको पूरा कैप्चर कर लिया था। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकले थे उसमें, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एरिया कैप्चर करा था अपने टाइम में। जैसे कि बताया था, ये उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर थे मगध के। और धनानंद था वो लास्ट किंग था जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक करा था ऊपर। उस टाइम धनानंद था वो आखिरी राजा था इस साम्राज्य का। अब इसके बाद आते हैं मौर्यास। ये लगभग 321 BC से 185 BC तक इनका पूरा साम्राज्य चलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने भी पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया और उससे आगे भी काफ़ी एरिया कैप्चर कर रखा था इस तरह से। नंदास के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साम्राज्य निकल के आया था। इनके बारे में पुराण में भी मेंशन करा गया है, और अर्थशास्त्र इनके टाइम में लिखी गई थी कौटिल्य द्वारा। एक बुक है इंडिका, वो भी इसी टाइम लिखी गई थी। ये लिखा था
मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी कौटिल्य के गाइडेंस में, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उनके गाइडेंस में इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना करी थी। सुदर्शन लेक का भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही करा था, जो आज के टाइम में सौराष्ट्र में आता है। इन्होंने आगे चल के जैनिज्म को अपना लिया था और ये भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए थे। इसके बाद इनका बेटा आता है बिंदुसार। इसने और जो बॉर्डर थे उसको साउथ तक लेके गया, यानी साउथ तक अपने साम्राज्य को फैलाया। और इनकी मृत्यु के बाद राजा के गद्दी के लिए इनके बेटों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई छिड़ गई, जो कि काफ़ी टाइम तक चली थी। और जिस लड़ाई के बाद अशोका जो है वो बाकी अपने सारे भाइयों को मार के खुद राजा बन जाता है। 6 भाइयों को मार के वो राजा बन जाता है, ठीक है। और अशोका जो था वो बहुत ही अपने टाइम पे एक क्रूअल किंग माना जाता था। मतलब जो लोगों की भावनाओं को ज़्यादा कुछ समझता नहीं था, उसका बस एक ही मेन लक्ष्य था कि कैसे मैं अपना साम्राज्य बढ़ाऊँ। और अपनी सेना में और अपने एम्पायर में वो डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा बना कर रखता था। और उसी टाइम पे उसने जो है एक लड़ाई लड़ी थी कलिंग की, जो कि हिस्ट्री में बताया जाता है कि बहुत ही भयानक लड़ाई थी, काफ़ी बड़ी लड़ाई आज तक मानी जाती है उसमें इंडियन हिस्ट्री में, जो कि 260 BC में लड़ी गई थी। और उस लड़ाई को देखते हुए जो भी उसमें जिस तरह से लड़ाई वो हुई और उसके बाद जितने लोगों की मृत्यु हुई, जितना नुकसान हुआ, तो उसको देखते हुए इस लड़ाई के बाद उन्होंने एकदम पूरा इस तरह का मतलब पूरा कल्चर छोड़ दिया कि इसके बाद उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। इस लड़ाई के बाद तो कलिंग जो था वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इवेंट माना जाता है अशोका की लाइफ में। जैसे कि बताया था, इस युद्ध के बाद वो शांतिवादी हो जाते हैं। और उनकी मृत्यु के बाद भी जो मौर्य समाज है वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक बेटे और एक बेटी को बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग साम्राज्यों में भेज दिया था। श्रीलंका और जो आज के टाइम में साउथ एशिया है वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था ताकि बुद्धिज़्म का प्रचार करा जाए। अशोका की कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो उनके टाइम पे जो लिखी हुई चीज़ें पाई गई, पत्थरों पे और पिलरों पे जो चीज़ें पाई गई उसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ये पाई गई हैं इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। ये उस टाइम प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जो इनकी इंस्क्रिप्शंस थी उसे जनरली रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स कहा जाता है। रॉक यानी जो पत्थरों पे लिखा रहता है, पिलर यानी जो पिलर पे लिखा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से कि एक जो पिलर एडिक्ट था इनका, उसको जहांगीर ने शिफ्ट करा था कौशाम्बी से इलाहाबाद में। कई सारी थी लेकिन एक ये मेन जो पिलर एडिक्ट थी कौशाम्बी में, उसको शिफ्ट करा था। उस टाइम की सोसाइटी की बात कर लेते हैं कि मौर्यन टाइम में सोसाइटी कैसी थी। तो सबसे ज़्यादा उस टाइम एग्रीकल्चर बड़े स्केल पे करा जाता था और पानी का भी काफ़ी सही तरीके से इस्तेमाल करा जाता था। पानी के बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए जाते थे, डैम बनाए जाते थे जिससे कि खेती हो सके। सिल्वर और कॉपर के सिक्कों का चलन था उस टाइम और हर आदमी को उस टाइम जो भी है वो टैक्स भी एक तरह से पे करना होता था कि मतलब अगर आप उस साम्राज्य में रह रहे हैं तो आपको एक तरह का टैक्स भी पे करना है, जो कि आज के टाइम में भी है। और उस टाइम जनरली जो उनका साम्राज्य था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड हो रखा था और इसके लिए अलग से अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बैठा कर रखा था। जैसे आज का टाइम में जो होता है लगभग वैसे ही उस टाइम में भी उन्होंने फॉलो कर रखा था। ये लोग अच्छी खासी आर्मी को मेंटेन करके रखते थे और काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी भी चलती थी। मतलब उन्होंने पूरा बना के रखा था हर चीज़ का। इनके पास एक मतलब एक अधिकारी होता था जैसे आज के टाइम में होता है। और जो राजा होता था वो मंत्री परिषद द्वारा जो है मतलब असिस्ट करा जाता था। मतलब मंत्री परिषद उनकी मदद करते थे पूरा साम्राज्य चलाने को, जैसे आज के टाइम में जो देखने को मिलता है। स्लेवरी यानी गुलाम बनाना जो है उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था और जो भी पीपल थे, जो लोग थे, वो जॉइंट फैमिली में ही अधिकतर रहते थे। जॉइंट फैमिली का चलन उस टाइम था। अब आइए कुछ सवाल देख लेते हैं।
वॉट वॉज द एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, मत्स्या। सही उत्तर है इसका अवंतिका। अगला है मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th century BC वॉज लोकेटेड एट। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ से स्थित था? वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, बुंदेलखंड, रोहिलखंड। सही उत्तर है इसका राजस्थान। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था? अजातशत्रु, कालअशोक, उदयन, कनिष्क। सही उत्तर है इसका उदयन। हु वॉज कॉल्ड एज सैंड्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर? किसको सैंड्रोकोटस के नाम से बोला गया था? एक राइटर थे जस्टिन, ग्रीक राइटर थे, तो उन्होंने सैंड्रोकोटस किसको कहा था? जो नीचे का ये हिंदी में है ये रिपीट हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के पहलुओं से संबंधित है। मतलब अर्थशास्त्र क्या बताता है? ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनैतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। सही उत्तर है इसका राजनैतिक नीतियाँ। अगला है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। सही उत्तर है इसका प्राकृत। एकमात्र स्तंभ जिस पर अशोक स्वयं को मगध का सम्राट घोषित करता है? पिलर ऑफ मस्की, रोमन दई पिलर, क्वीन पिलर, भाबरू पिलर। सही उत्तर है इसका भाबरू पिलर। इंडिका के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, मेगास्थनीज या डिडोरस। सही उत्तर है इसका मेगास्थनीज। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे। धन्यवाद।